Bismillahirrahmanirrahim. Today's chapter is Dawn of Modern Physics. So without further ado, we move on to the question number 1. Question number 1 है at which of the following angles does the Compton shift equal Compton wavelength? We have the formula which says Compton shift is equal to Compton wavelength into 1 minus cos theta. जो हमें कंडीशन दी गई है वो ये है कि Compton shift बराबर होनी चाहिए Compton wavelength के and we need to find the value of theta here. So we will put the value of Compton shift here, which is equal to Compton wavelength in this scenario, and we will try to solve this equation for theta. तो ये दोनों साइड पर हम कैंसिल कर सकते हैं. We get a simplified version which is 1 minus cos theta is equal to 1. Cos theta will be equal to 1 minus 1. Cos theta is equal to 0. And theta will be equal to cos inverse of 0. We get theta is equal to 90 degrees. So at 90 degrees, Compton shift is equal to Compton wavelength. Question number 2 है, एक मेटल कैथोड है जिसके ऊपर हमने 1.5 टाइम्स थ्रेशहोल्ड वाली फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन डाला है और उसमें से जो फोटॉन्स निकल रहे हैं उनकी एनर्जी E है. ठीक है ना. उसके बाद हमने क्या किया है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया है, यानी कि पहले अगर 1.5 टाइम्स थ्रेशहोल्ड इतनी फ्रीक्वेंसी थी इनिशियल फ्रीक्वेंसी, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी इज 1.5 टाइम्स थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2, हाफ कर दी है. ये कितनी आती है? 0.75 टाइम्स थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इमिटेड. अब इस फ्रीक्वेंसी पर जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, वो कितनी होगी? सो वी ऑल नो कि फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन मस्ट बी either equal to the threshold frequency or greater than the threshold frequency. ठीक है ना. अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई तो नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस. तो यहां पर हम देखते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी इनिशियली 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड थी तो इट वाज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब जब हमने फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी है तो नाउ इट इज 0.75 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है. तो इस केस में नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट PEF मैं लिख रहा हूं विल टेक प्लेस. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जो होंगी वो 0 होगी. ठीक है ना. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स f0 इज कॉजिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू बी इमिटेड विद द वेलोसिटी ऑफ v0. आपने इतनी फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन डाला, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी वेलोसिटी ये है. तो एक्सपेरिमेंट नीड्स वेलोसिटी टू बी डबल. हमें चाहिए 2 टाइम्स v0 वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स. तो आप बताएं फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको हम कितना चेंज करें, बाय हाउ मच द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी चेंज्ड. तो वी ऑल नो दैट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है वो ये होती है 1/2 mv0 स्क्वायर mv स्क्वायर इज इक्वल टू इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन विच इज hf0. यही इक्वेशन होती है ना. तो हम पहले सिनारियो के लिए ये इक्वेशन को थोड़ा सा रीराइट करते हैं. वी राइट 1/2 m v0 स्क्वायर, v की जगह v0 लिख दिया. इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी की जगह हम 2 टाइम्स थ्रेशोल्ड लिख रहे हैं माइनस बाकी वैसे की वैसी. इसको दोबारा रीअरेंज करें इक्वेशन को, ये सारी वैसी की वैसी ही होगी एक्सेप्ट यहां पर आपको 2 टाइम्स hf0 माइनस hf0 मिलेगा एंड यू विल गेट फाइनल इक्वेशन एज 1/2 mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू hf0. दिस इज द फाइनल इक्वेशन. अब दूसरे केस के लिए आप यही इक्वेशन दोबारा रीराइट करें. 1/2 m v की जगह अब हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स v, क्योंकि हमें 2 टाइम्स v0 चाहिए, दुगनी एनर्जी चाहिए. फ्रीक्वेंसी हमने फोटोन की मालूम करनी है, माइनस वर्क फंक्शन की जगह हम hf0 वैसा का वैसा लिखेंगे. इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमें मिलता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू hf माइनस hf0. इसकी जगह 1/2 mv0 स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं hf0, बिकॉज 1/2 mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू hf0. इक्वेशन हमारे पास ये बन जाती है hf इज इक्वल टू 4 टाइम्स hf0 प्लस hf0. hf इज इक्वल टू 5 टाइम्स hf0. h से आप h कैंसिल कर सकते हैं एंड फ्रीक्वेंसी नाउ विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. पहले आप 2 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रहे थे, अब आपको 5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देनी चाहिए.
अब यहाँ पर बिल्कुल ही ब्लाइंडली जाकर आपने अगर बी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप स्टेटमेंट को अगर पढ़ें तो वो कह रहा है कि बाय हाउ मच द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी चेंज्ड, कि आपने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को कितना चेंज करना है, कितना बढ़ाना है या कितना कम करना है, जो भी करना है चेंज आपसे पूछी गई है, आपसे फाइनल फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी गई, आपने चेंज कैलकुलेट करना है। सो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट फाइनल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम इनिशियल फ्रीक्वेंसी। फाइनल फ्रीक्वेंसी है 5 टाइम्स थ्रेशोल्ड, इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी 2 टाइम्स थ्रेशोल्ड, एंड यू गेट द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स थ्रेशोल्ड। यानी आपको 3 टाइम्स एफ नॉट जितना फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पहले से डबल वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलते हुए ऑब्जर्व आप कर सकेंगे इन दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन दिस केस इज 3f0। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इमिटेड फ्रॉम अ मेटल कैथोड, जिसका वर्क फंक्शन J है और इंसिडेंट फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी आपको ये दी गई है। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द फोटॉन्स इज इक्वल टू फोटोन की फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन। तो ये क्या आ जाएगा? सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सा मटेरियल जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन के ऊपर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। इंफ्रारेड रेडिएशन बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी, लॉन्गर वेवलेंथ और लो एनर्जी वाला फोटोन होता है इंफ्रारेड का। तो लो एनर्जी फोटोन के ऊपर वही मटेरियल जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर पाएगा जिसका वर्क फंक्शन काफी लो होगा। और ये आपके बुक लाइन है कि सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्फर का वर्क फंक्शन इतना लो होता है कि वो इंफ्रारेड रेडिएशन के ऊपर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस with electrons emitted with energies ranging from 0 to 2.6। आपको ये पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी वाले निकलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े सी हाई एनर्जी वाले और कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एनर्जी वाले। सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो सेम नहीं होती। हम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी पुट करते हैं वो हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वहां पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर आपको लोएस्ट एनर्जी भी दी गई है, मैक्सिमम भी दी गई है। आप ये 2.6 वाली कैलकुलेशन में यूज करेंगे। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो कहता है व्हाट इज द लीस्ट एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इफ द टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन नीड्स 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू बी रिमूव्ड। ये आपको क्या दिया गया है? ये आपको वर्क फंक्शन दे दिया गया है। तो आपने क्या मालूम करना है? फोटोन की एनर्जी मालूम करनी है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक हो गया? आपने फोटोन की एनर्जी मालूम करनी है विच विल बी इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 2.6 प्लस वर्क फंक्शन कितना है? 4.2। इसको ऐड करेंगे आपके पास 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आंसर आ जाएगा। इतनी एनर्जी वाला फोटोन आप डालेंगे तो आपको इस रेंज वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलते हुए ऑब्जर्व होंगे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मेटल सरफेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फॉर पोटेशियम इज व्हाट इफ इट्स वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपके पास इक्वेशन है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू HF0 या HC ओवर लैम्डा नॉट। आपने ये लैम्डा नॉट कैलकुलेट करना है विच विल बी इक्वल टू HC ओवर वर्क फंक्शन। H की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, H की प्लांक्स कांस्टेंट की मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन। आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को पहले आप मल्टीप्लाई कर लेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ताकि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाउल में कन्वर्ट हो जाए। इस सारे इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी वेरी इजी कैलकुलेशन एंड यू विल गेट 620 नैनोमीटर्स एज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है एक मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स इमिट करती है विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो सिर्फ निकल रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, मूव नहीं कर रहा। और ये तब होता है व्हेन इट इज हिट बाय ग्रीन लाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइट्स इज अनएबल टू कॉज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं स्पेक्ट्रम VIBGYOR। ये सारे के सारे कलर्स हैं। ये लो फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ वाला एंड है, and this end of the spectrum is a high frequency and low wavelength वाला end। ठीक है, from violet towards red, एनर्जी जो है कम होती जा रही है। इस साइड वाले लो एनर्जी फोटॉन्स हैं, इस साइड वाले हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं। अब वो कहता है कि जब हमने ग्रीन लाइट इंसिडेंट की उस मेटल सरफेस के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो 0 थी। अब अगर हम इस ग्रीन लाइट से हाई एनर्जी वाले
सारे के सारे फोटोन उस मेटल के ऊपर डाल के देखें तो वी विल नोटिस कि इस रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम के लिए जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी ग्रेटर देन जीरो होगी ऑब्वियसली, क्योंकि एनर्जी आप ज़्यादा दे रहे हैं, ग्रीन लाइन पर जीरो वाली आ रही है तो उससे ऊपर वाली अगर एनर्जी वाले फोटोन डालेंगे तो जीरो से तो ज़्यादा ही एनर्जी वाले फोटोन निकलेंगे ना। एंड वी ऑल्सो इन्फर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट कि अगर हम इस एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, इस पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम वाले फोटोन्स इंसिडेंट करवाएं इसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो इस पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम के लिए जो एनर्जी निकलेगी वो लेसर देन जीरो होगी, या हम कह सकते हैं कि इस पोर्शन के लिए नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। लेसर देन जीरो वाली एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती, दैट इज वाई वी से कि नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट PEF मैं लिख रहा हूं विल टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि इस पोर्शन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी लेसर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम ही है, तो ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पर होगा ही नहीं। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, तो हमें इसी रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में से, ये येलो ऑरेंज रेड में से ही कोई एक लाइट सेलेक्ट करनी है, एंड दैट इज रेड। बाकी वॉयलेट ब्लू इंडिगो सारे के सारे हायर फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वाले ऑप्शंस हैं जो नहीं हो सकते, वी विल सेलेक्ट रेड एज द करेक्ट ऑप्शन। 9th है मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन व्हाट। हमारे पास इक्वेशन है 1/2 mv² इज इक्वल टू hf माइनस hf नॉट, 1/2 mv² इज इक्वल टू h इंटू f माइनस f नॉट। h कांस्टेंट है, मास भी हम कांस्टेंट लेते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो होगी। ठीक है ना। तो कुछ बच्चे यहां पर बिल्कुल बगैर सोचे समझे बी ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं, हालांकि ए ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। सो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऑल्दो के इक्वेशन से अच्छा खासा एविडेंस मिल जाता है हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, बट स्टिल थोड़ा सा इन्फरेंस भी आनी चाहिए। अगर हमारे पास दो मेटल की सर्फेसिस हैं, एक मेटल का जो थ्रेशोल्ड है वो है 100 जूल्स और दूसरी मेटल का जो थ्रेशोल्ड है वो है 200 जूल्स। आप 1000 जूल वाली जो है लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं और वही 1000 जूल वाली लाइट इसके ऊपर भी इंसिडेंट करते हैं, तो इस मटेरियल में से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाली हायर होगी एज कंपेयर टू इस मटेरियल में से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि यहां पर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो कि वर्क फंक्शन बेसिकली इस केस में कराता है उसका डिफरेंस ज्यादा है, 900 का डिफरेंस है, तो 900 जूल वाले फोटोन निकलेंगे। इस केस में वो डिफरेंस 800 जूल है, तो सिर्फ 800 जूल वाले फोटोन निकलेंगे। ठीक है, यहां पर हम इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और वर्क फंक्शन की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं। अगर हम इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो फिर भी वही बात होगी कि अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के दरमियान डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के दरमियान डिफरेंस कम हो। ठीक है ना, तो इस बात को इस तरह से समझें। सिर्फ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती, ऑल्दो के दोनों के ऊपर हमने सेम एनर्जी वाला फोटोन डाला है, लेकिन स्टिल क्योंकि दोनों मटेरियल्स का वर्क फंक्शन या दोनों मटेरियल्स का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी, तो इसीलिए दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो ऑल्दो के सेम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन से निकले हैं, लेकिन स्टिल उनकी एनर्जी डिफरेंट है और उनकी स्पीड भी डिफरेंट ही होगी। सो इन दिस वे वी कैन इन्फर कि बेसिकली ये जो हम बात इस इक्वेशन की फॉर्म में कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, de Broglie's wavelength of a particle of energy E is lambda। आप बताएं लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। अब यहाँ पर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो उठाते हैं ये वाली इक्वेशन कि E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू HC ओवर E, तो H भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी के, और वो बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। ये इक्वेशन जो है ना बेटा जी, ये इक्वेशन है प्लांक्स इक्वेशन, ये फोटोन के लिए ही काम करती है। ये फोटोन के अलावा किसी और पार्टिकल के ऊपर आप नहीं अप्लाई कर सकते। फोटोन की वेवलेंथ, फोटोन की एनर्जी और फोटोन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसको लगाएं।
डी ब्रॉय वेवलेंथ अगर आपने किसी और मटेरियल पार्टिकल की कैलकुलेट करनी है तो आपको हमेशा इस इक्वेशन को स्टिक टू करना चाहिए। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीमॉडल करें तो इस तरह से बन जाएगी। वी ऑल नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर रूट। ये जो e है ये एनर्जी है। सो इस इक्वेशन में हम मोमेंटम की जगह 2m का स्क्वायर रूट पुट कर देते हैं। नाउ वी नो दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 11th है, वर्क फंक्शन इतना है, फोटॉन्स की एनर्जी इतनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करें। We all know that EV is equal to energy of photon minus work function. EV will be equal to energy of photon क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पर लिख लें, डिवाइडेड बाय E। एनर्जी ऑफ फोटोन है 22.5, माइनस करेंगे वर्क फंक्शन से और उसको डिवाइड कर देंगे चार्ज के ऊपर। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही आएगा, राइट। तो आपके पास जो जवाब आता है वो 14.8 है, डिवाइडेड बाय आप E भी करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जवाब वोल्ट्स में आ जाता है, तो 14.8 वोल्ट ही आ जाएगा आपके पास। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 12th है कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E इज इक्वल टू HF माइनस 5 में जो E है दैट स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारी एनर्जी से निकलते हैं, कुछ की 0 होती है, कुछ की 1 होती है, कुछ की 2 होती है और कुछ की बराबर होती है मैक्सिमम के। लेकिन हम इक्वेशन में जो पुट करते हैं वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाली वैल्यू पुट करते हैं कैलकुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन a photoelectric experiment wavelength of incident photons was decreased from 3000 angstrom to 2000 angstrom। अब क्या किया हमने, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ कम कर दी है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, यानी एनर्जी भी बढ़ा दी है। तो हाई एनर्जी वाला फोटोन अब डाला है, तो इसका मतलब है कि अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा की है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इसका यह भी मतलब है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करती है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी है। इसका यह भी मतलब है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगी। मैं हॉरिजॉन्टल एरो लगा रहा हूं इसलिए। तो अब आप देखें ऑप्शन में से इसमें से कौन सा मेल खाता है वही करेक्ट सेलेक्ट कर दें। ऑप्शन ए है स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज, हमने कहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज, हमने कहा है काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज होगी, तो ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज, ये भी हमारी बात से मेल खाती है, तो दिस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, हमने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी को ही हम अपना करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। नेक्स्ट पे आ जाए 14th है, इफ वर्क फंक्शन फॉर अ सरफेस इज h/2, तो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। हम सब जानते हैं कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hf, अगर वर्क फंक्शन की जगह हम h/2 पुट कर दें, बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे यहां पर रखें, hf नॉट में पुट कर रहा हूं, तो h से h कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1/2 हर्ट्ज या 0.5 हर्ट्ज। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 15th है कि a photon of energy this is allowed to strike a metal surface of work function this, काइनेटिक एनर्जी बताएं। तो अगेन कुछ भी नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है फोटोन की एनर्जी 6.2, इसमें से आप माइनस कर दें वर्क फंक्शन विच इज 3.7, तो सिंपली आपने यहां पर सब्ट्रैक्ट ही करना है दोनों को, आपके पास जवाब आ जाएगा विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया है पोटेंशियल डिफरेंस v के थ्रू और उसकी जो वेवलेंथ आई है वो आई है लैम्डा। तो अगर हम प्रोटॉन की जगह एक अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करें थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस v, तो अब आप बताएं कि उसकी जो वेवलेंथ होगी, डी ब्रॉयज वेवलेंथ, वो क्या होगी। हमारे पास इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस की, वो थी 2m e का स्क्वायर रूट। e की जगह हम पुट कर सकते हैं h/2m ev का स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन है जो हमें बताती है कि एक पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज e इज बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज v, तो उसकी जो लैम्डा होगी वो क्या होगी, ठीक हो गया, वेवलेंथ उसकी क्या होगी, ये इक्वेशन हमें ये बताती है। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे बोथ फॉर प्रोटॉन एंड फॉर
अल्फा पार्टिकल। हम देखते हैं कि h भी यहां पर कांस्टेंट है, v भी यहां पर कांस्टेंट है, तो हमें ओनली जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है मास और चार्ज। ठीक हो गया ना। तो अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। फॉर प्रोटॉन मास होता है इसका 1, अगर हम अज्यूम करें 1 यूनिट, और चार्ज भी इसका होता है 1। तो प्रोटॉन के लिए ये m और e का जो प्रोडक्ट है दैट इज 1, राइट। तो 2v आ जाएगा यहां पर नीचे। ये प्रोटॉन के लिए ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। जबकि अगर हम यही इक्वेशन अल्फा पार्टिकल के लिए लिखें तो हम क्या लिखेंगे, h/2 फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का जो मास है, अगर हमने प्रोटॉन का मास 1 अज्यूम किया हुआ है तो अल्फा पार्टिकल का मास हम 4 अज्यूम करेंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 4 पार्टिकल होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। और अगर प्रोटॉन का चार्ज हमने E1 अज्यूम किया हुआ है तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर प्रोटॉन की निस्बत दुगना चार्ज होता है, तो हम इसका चार्ज 2 कंसिडर करेंगे। सो प्रोडक्ट ME, दिस प्रोडक्ट ME फॉर अल्फा पार्टिकल इज 8। तो अब हम यहां पर ME की जगह अल्फा पार्टिकल के केस में 8 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको V से, राइट। अब बाकी सारी की सारी आप इक्वेशन वैसे की वैसे ही रखें, h/2v का स्क्वायर रूट, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/8 के स्क्वायर रूट से। ये 8 का स्क्वायर रूट जो है ना, ये हमने सेपरेट कर लिया। बाकी अब h/2v की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। h/2v को काट के मैं वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन लिख देता हूं। ठीक हो गया। 1/8 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब है 8 की जगह अगर मैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख दूं तो इक्वेशन की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। या मैं इसको लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई, ये 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 2, बाकी 2 का स्क्वायर रूट अंदर का अंदर। सो वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 2 × 2 का स्क्वायर रूट, प्रोवाइडेड बोथ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो दोनों की डिब्रॉय वेवलेंथ का आपस में रिलेशन जो बनेगा वो ये बनेगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर एक प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया जाए थ्रू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम डिफाइन करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी assumed by, attained by or lost by an electron when it traverses across a potential difference of 1 volt। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन में लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी उतना ही चार्ज है जितना प्रोटॉन के ऊपर है। तो अगर प्रोटॉन को भी 1 वोल्ट पोटेंशियल के अक्रॉस मूव करवाएं तो वो भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी ही एनर्जी गेन या लूज करेगा। ठीक हो गया, अगर एक्सेलरेट करवाएंगे तो वो गेन करेगा, अगर उसको डिसेलरेट करवाएंगे तो वो लूज करेगा। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वेवलेंथ है एक पार्टिकल जिसका मास 9.11 है, उसकी आप वेवलेंथ कैलकुलेट करें प्रोवाइडेड द पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो ऐसा है, हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज h/mv इज इक्वल टू लैम्डा। इससे हमें पता चलता है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक हो गया। अगर हम ये देखें कि वेलोसिटी एक पार्टिकल की बहुत हाई है और हम वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता उसकी कम करते जा रहे हैं, लाइक दिस, ये वेलोसिटी इस तरफ कम हो रही है, तो ऐसा हम देखेंगे कि उस पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, राइट, एंड वाइस वर्सा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कम से ज्यादा करते जा रहे हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती जाएगी, और एट सम इंस्टेंट अगर उसकी वेलोसिटी इन्फिनिटी तक पहुंच गई है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया ना। और अगर हम इसका उल्टा करें, जैसा कि हमें इस केस में दिया गया कि वेलोसिटी कम करते 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 बिल्कुल जीरो पे ले आए, तो जो वेवलेंथ होगी वो इंक्रीज होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वेवलेंथ विल बी इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो अ पार्टिकल एट रेस्ट, इट डज नॉट मैटर उसका मास कितना है, कोई भी हो उसका मास, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो उसकी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट वेवलेंथ हो जाएगी। यानी कि रेस्ट वाला जो मास है, इसका हम अगर आम अल्फाज में इंटरप्रिटेशन करें कि रेस्ट वाले मास की बेसिकली वेव वाली प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। ठीक है, इनडिटर्मिन्ड उसकी वेव वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि वेवलेंथ इतनी ज्यादा है कि हम उसको देख ही नहीं सकते, अप्रोक्सीमेटली हमें कोई भी वेव वाली प्रॉपर्टी उसमें देखने को नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 19 है कि फोटोन A हैज हाफ द एनर्जी ऑफ फोटोन B, द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ B टू दैट ऑफ A इज व्हाट? सो इक्वेशन हमारे पास है एनर्जी इज इक्वल टू HF या
एनर्जी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। हम सब जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, तो हम इस लैम्डा की जगह एच और ऊपर लिख देते हैं पी, राइट। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी है, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो बचती है ई इज इक्वल टू पी सी। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम रेशो बना सकते हैं। सो वी कैन फॉर्मुलेट द रेशो एज एनर्जी ऑफ फोटोन ए डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन बी विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन ए डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ फोटोन बी। हमें बताया गया कि फोटोन ए की जो एनर्जी है वो फोटोन बी की एनर्जी का हाफ है। सो हम ई ए की जगह पुट कर सकते हैं ई बी डिवाइडेड बाय 2, बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी ही हम रख सकते हैं। ई बी से ई बी आप कैंसिल कर दें, यू विल गेट 1/2। सो मोमेंटम ऑफ फोटोन ए डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ फोटोन बी गिव्स अस 1/2। हमें पूछा गया रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन बी टू दैट ऑफ ए क्या होगा, ये आप कैलकुलेट करके हमें बताएं। सो दिस विल बी, इसको अगर हम उल्टा कर देंगे इसी रेशियो को, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन बी डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ फोटोन ए विल कम आउट टू बी 2:1। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट हैज द हाईएस्ट मोमेंटम। सो हमने अभी इक्वेशन डिराइव की है E इज इक्वल टू पी सी, तो वी नो दैट एनर्जी एंड मोमेंटम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर फॉर फोटॉन्स। जिस फोटोन की एनर्जी सबसे हाई होगी उसी फोटोन का ही मोमेंटम सबसे हाई होगा। तो हमें इसमें से सबसे हाई एनर्जी यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो है लाइट ढूंढनी है। तो वायलेट जो फोटोन है, वायलेट कलर का फोटोन, दैट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इट शुड हैव हाईएस्ट एनर्जी एंड इट शुड हैव द हाईएस्ट मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 21 है इफ एनर्जी ऑफ फोटोन ए इज ट्वाइस द एनर्जी ऑफ फोटोन बी देन द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा विल बी। अगेन हम वही इक्वेशन यहाँ पर यूज करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन ए डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन बी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन ए डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ फोटोन बी। ई ए की जगह हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एनर्जी ऑफ फोटोन बी, बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी रहेगी, इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं एंड यू गेट द रेशियो एज 2:1 या सिंपली 2। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है यूवी रेडिएशन ऑफ दिस एनर्जी फॉल्स ऑन एल्यूमिनियम सरफेस, और वहां के जो काइनेटिक एनर्जी है फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की वो आपने कैलकुलेट करनी है, वर्क फंक्शन आपको दे दिया गया है। सो सिंपल सी इक्वेशन है, आपने यूज करना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आएगा, लेकिन आपने इसको जाउल्स में कन्वर्ट करना है। सो यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद 1.6 10⁻⁻19। 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 3.2 आता है, 10⁻⁻19 वैसा का वैसा, ये आपका जाउल्स में जवाब आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3 वोल्ट्स देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगी। हम सब जानते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय EV0। E होता है चार्ज, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको 3 दे दी गई है। 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 4.8। तो 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 जाउल्स, ये होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस केस में। क्वेश्चन नंबर 24 है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन व्हाट। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन कि आपने जो इंसिडेंट फोटॉन्स डाले हैं उनकी एनर्जी कितनी है या उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। बेसिकली उनकी एनर्जी उनकी फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करती है। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन बोथ एनर्जी ऑफ लाइट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट which is incident on the surface of the cathode. So both B and C will be the correct option. Question number 25. Okay, when a ball is thrown upwards, then its de Broglie's wavelength will be minimum at which point? हम सब जानते हैं कि de Broglie's wavelength जो है it is given by this formula. So we know that lambda is inversely proportional to the speed of the moving particle. Fast moving particles have a shorter de Broglie's wavelength, and the particles which are not moving at all or the particles which are moving at a very low speed have a very large या longer wavelength। ठीक हो गया, लो स्पीड होगी तो लॉन्गर वेवलेंथ होगी। तो हमें क्या करना है, हमें de Broglie's वेवलेंथ मिनिमम कैलकुलेट करनी है। जब de Broglie's वेवलेंथ सबसे कम होगी वो वाला पॉइंट होगा जब वेलोसिटी उस बॉल की सबसे ज्यादा होगी। सो व्हेन द बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, इस पोजीशन में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑब्वियसली वी ऑल नो कि द बॉल स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट, वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। जब वो बॉल वापस जमीन पर आएगी तो अगेन उसकी वेलोसिटी जो होगी डाउनवर्ड्स होगी ऑब्वियसली, लेकिन इट विल बी द मैक्सिमम।
तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है एंड एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। इन दोनों सिचुएशन में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है और उसकी जो वेवलेंथ होगी वो मिनिमम होगी। जैसे जैसे वो ऊपर जाती जाएगी उसकी स्पीड कम होती जाएगी, उसकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। एंड जब वो वापस जमीन के ऊपर आएगी अगेन उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती जाएगी स्पीड बढ़ने की वजह से। एंड एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी और उसकी डिब्रॉयज वेवलेंथ मिनिमम होगी। सो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन द डिब्रॉयज वेवलेंथ विल बी मिनिमम। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन।